हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी के सभी। आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए PYQ और MPQ एटमिक स्ट्रक्चर के। हमने जैसे कि पिछली सीरीज़ में पढ़ा था एटमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। आज मैं एटमिक स्ट्रक्चर के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और MPQ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, मतलब क्या है, मतलब जो पिछले सालों में नीट JEE में जो सवाल आए थे, समझ रहे हैं, और जो आ सकते हैं, वो सारे के सारे सवाल एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं आप सभी के लिए यहाँ पे आज लेके हाजिर हो गया हूँ आपकी सेवा में, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे सवाल लिखूंगा, ठीक है। सवाल कैसे लिखूंगा, एडिट करके लिखूंगा यहाँ पे सवाल में, ठीक है जी। और आपको वो सवाल घर में अपनी नोटबुक्स में सोल्व करना है, ठीक है। मेरे पास सवाल है, आपको वो सवाल देखना है और उसके 4 ऑप्शन है, आपको वो सवाल लगाना है घर पे बैठ के, ठीक है। उसके बाद मैं साथ के साथ उसका सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। पहले वीडियो देखो, क्वेश्चन पढ़ो, उसको सोल्व करो, फिर वीडियो को दोबारा चलाओ, समझ गए, ठीक है। साथ के साथ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, साथ के साथ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है जी। आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखो, सोल्व, वीडियो को पॉज करो, सोल्व करो और फिर उसका सॉल्यूशन देखो कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बामर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब सबसे लंबी लाइन बामर सीरीज में क्या होगी। लॉन्गेस्ट लाइन इन बामर सीरीज, लॉन्गेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लैम्डा। अब आपको पता है एनर्जी और लैम्डा, E इज इक्वल टू एच म्यू एच सी बाई लैम्डा, ये होता है, सीधी सी बात है। तो E होता है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। तो मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना कम लैम्डा होगा। मतलब वेवलेंथ कितनी कम, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी वेवलेंथ क्या होगी, कम। बामर सीरीज कौन सी है, लीमन, पैशन, बामर, ठीक है। बामर सीरीज n इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 में सबसे कम एनर्जी की लाइन कहां से आएगी, सबसे कम एनर्जी की लाइन उससे अगले वाले में से आएगी, n इज इक्वल टू 3 में से। बोलो यह बात ठीक क्लियर है या नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इस बात में कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। n इज इक्वल टू 2 है बामर सीरीज, ठीक है जी। n इज इक्वल टू 2 बामर सीरीज, तो n इज इक्वल टू 2 में सबसे कम एनर्जी का जो ट्रांजिशन होगा वो कहाँ होगा, उससे अगले में से होगा। अगर इससे ऊपर से होता तो ज़्यादा एनर्जी गैप, अगर n इज इक्वल टू 4 में से होता और ज़्यादा, 5 में से होता और ज़्यादा। तो मतलब सबसे कम एनर्जी कहाँ मिलेगी आपको, उससे जस्ट अगले में से अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो क्या होगा, एनर्जी सबसे कम होगी। एनर्जी सबसे कम होगी तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो n इज इक्वल टू 3 में से n इज इक्वल टू 2 में जब ट्रांजिशन होगा तब क्या होगी, लाइन होगी, वो लाइन विल बी ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लाइन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की कब होगी, जब ट्रांजिशन होगा n इज इक्वल टू 3 में से n इज इक्वल टू 2 में, ठीक है जी, बिल्कुल सही, वेरी ट्रू। अब देखते हैं इस लाइन की वेवलेंथ क्या होगी, इस लाइन की क्या वेवलेंथ होगी, इधर देखें मैं बताता हूं क्या होगी। इस लाइन की जो वेवलेंथ है वो दी जाती है वेव नंबर 1/r z स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर 1/n2 स्क्वेयर। n1 क्या है 2, n2 क्या है 3, ठीक है। तो वेव नंबर क्या हो गया, व्हाट इज वेव नंबर, इधर लिखूंगा मैं, वहां क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज वेव नंबर, वेव नंबर फॉर हाइड्रोजन एटम Z1, तो R रिडबर्ग कांस्टेंट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। R 1 0
1.097 10 की पावर 7 1/4 1/9 वेव नंबर मीटर में है ये 1.097 10 की पावर 7 मीटर 097 10 की पावर 7 36 9 माइनस 4 क्या हो गया 1.097 10 की पावर 7 5/36 ये है वेव नंबर। अगर वेव नंबर ये है तो लैम्डा क्या होगा लैम्डा 1 बाई वेव नंबर लैम्डा विल बी 1/1.097 10 की पावर 7 ठीक है इंटू 5 इंटू 36। बोलो यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है ये वैल्यू है लैम्डा की, ये वैल्यू आएगी मीटर में, इसको नैनोमीटर और एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है फिर जो आंसर आएगा वो आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन करने के बाद आंसर क्या आता है, क्योंकि अब यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करूँगा नहीं, कैलकुलेशन करूँगा नहीं। ठीक है यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है बहुत सिंपल बात थी। ठीक है आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है? अ ट्रांजिशन एलिमेंट X हैज अ कॉन्फ़िगरेशन AR3D4। एक ट्रांजिशन एलिमेंट है X, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, AR3D4 इन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। अब ये बताएं इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक नंबर। इसके ऑप्शन है ये 19, ये इसके ऑप्शन है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, सोचिए। ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, ये दे रखी है। अब यहाँ पे कंसेप्ट अराइज होता है, ये कंसेप्ट शायद मैंने नहीं बताया आपको। यहाँ कंसेप्ट अराइज होता है कि इलेक्ट्रॉन किस में से जाएंगे। AR तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है AR की। इसके बाद 4s2 3d समथिंग समथिंग, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ 4s का दिया ही नहीं हुआ, यहाँ दिया हुआ AR प्लस 3d4 ये है। एंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है या कोई भी एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, पहले 4s में से निकलेगा, फिर 3d में से निकलेगा। जैसे हमने भरते टाइम बात की थी, पहले 3d भर रहा था, 3p के बाद पहले कौन सा भरा, 4s, और फिर 3d भरा। ठीक है मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, पहले 3p भरा, फिर 4s भरा, फिर 3d भरा। किसमें, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। ऐसे ही हुआ था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। पर जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन की विड्रॉल होती है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकलता है, 4s में से निकलता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलता है। कारण ये जो 4s है ये सबसे बाहर होता है। 4s जो है 4, n = 4 है, n = 4 है तो लास्ट शेल है ये, n = 4 ही है लास्ट शेल, 3d थोड़ी है, 3d तो अंदर है, भरा लेट जाता है 3d भरा तो लेट जाता है, पर 3d है तो अंदर ही, भरा तो 3d लेट, पहले 4s भरा जाता है, फिर 3d भरा जाता है, पर 3d है तो अंदर। पर जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो आउटर शेल में से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। ठीक है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 4s में से निकलेंगे। ठीक है इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आता तो भरता तो 4s पहले, पर जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आती है तो 4s में से पहले इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है ये कंसेप्ट याद रखना, कहीं 3d में से निकाल दो। ठीक है अब x हो गया +3। ठीक है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोई भी ट्रांजिशन +3 होगा तो 2 निकलेंगे किसके, ट्रांजिशन एलिमेंट है, 2 निकलेंगे 4s के और 1 निकलेगा 3d का। ठीक है अगर +3 है तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 2 निकलेंगे 4s में से और 1 निकलेगा 3d में से बाहर। ठीक है 2 4s में से निकल के 4s गायब होगा, बच गया क्या, 3d में से 1 निकल गया,
बच गया 3d4। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, Ar4s2 3d5। मतलब क्या, पहले 3d4 ये तो दिया हुआ है x+3 का, तो जो ओरिजिनल थी वो क्या थी, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होंगे, एक 3d5 में और 2 4s में। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, मैंगनीज की है जी। 4s2 3d5 मैंगनीज की है। एटॉमिक नंबर क्या है मैंगनीज का, 25। तो इसका क्या आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन 25। एटम कौन सा है, मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज। ठीक है, टिक मारो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, मैं बता दूंगा। ठीक है जी, आगे देखो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट पैरामैग्नेटिक। ये जो मैं लिख रहा हूं इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक। ऑप्शंस क्या है, नियोन 2 पॉजिटिव, सेकंड बेरिलियम पॉजिटिव, थर्ड Cl नेगेटिव एंड फोर्थ As पॉजिटिव। एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं यहाँ, एटॉमिक नंबर क्या है, बेरिलियम का 4, नियोन का 10, आर्सेनिक का 33, क्लोरीन का 17। ठीक है जी, ये दिया हुआ आपको। अब आपको इसमें से ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक। नॉट पैरामैग्नेटिक का मतलब डायामैग्नेटिक। इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक, अब मैंने आपको बताया था पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का क्या फंडा है। पैरामैग्नेटिक क्या होंगे, विच विल अट्रैक्ट एन मेटल ना, विच विल अट्रैक्ट अ मैग्नेट। जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होना जरूरी है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पैरामैग्नेटिक होने के लिए हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। हाफ फील्ड या मतलब कोई भी एक ऑर्बिटल अगर उसके अंदर हाफ फील्ड होगा तब वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। मतलब फुल फील्ड नहीं होना चाहिए। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑफ एन ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल जो है उस एटम के अंदर ऑर्बिटल हाफ फील्ड या एक इलेक्ट्रॉन फील्ड, ऐसा टाइप का ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। जैसे ऐसे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, मतलब हाफ फील्ड या वो इलेक्ट्रॉन होगा जब, तब क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है जी। और डायामैग्नेटिक के लिए क्या कंडीशन है, डायामैग्नेटिक कब होगा, डायामैग्नेटिक कब होगा, जब उसके अंदर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी। फुल्ली फिल्ड मतलब जब उसके अंदर कोई भी सबशेल या ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होंगे तब वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। अब यहां देख लो, हमें बताना डायामैग्नेटिक कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक मींस विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कौन सा है, वही होगा डायामैग्नेटिक जिसके अंदर फुल फील्ड होगी। Ne2 पॉजिटिव की क्या है कॉन्फ़िगरेशन, Ne2 पॉजिटिव 10, 10 में से 2 गए कितने, 8। कैसे जाएंगे 2, देखो 1s 2s 2p, 2p 6 था। ठीक है, नियोन के अंदर 2p 6 होता है। 2 चले गए, कहां से गए, 1 2 3 4, 2 चले गए, 1 और 2 चले गए, तो क्या है, 2 अनफिल्ड है, 2 ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तो पैरामैग्नेटिक है भाई। ठीक है, अगला आ गया बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4। तो कैसे फील्ड होगा, 1s 2s, ऐसे फील्ड होगा। एक इलेक्ट्रॉन चला गया, Be पॉजिटिव, क्या होगा, एक चला गया, एक हाफ फील्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। उसके बाद आता है क्लोरीन, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव क्या होता है, 3s2 3p5, Cl होता है 3p5, Cl नेगेटिव क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3p6। ये आ गया, ये यहाँ पे क्या आ गया, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3s2 3p6 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड, इसीलिए Cl क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Cl नेगेटिव हैज फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हैव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Cl नेगेटिव। तो यहाँ क्या उत्तर आ जाएगा, Cl
नेगेटिव, Cl नेगेटिव इज डाया मैग्नेटिक। Cl नेगेटिव इसीलिए क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक, मतलब इज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो बाकी सारे क्या है, पैरा मैग्नेटिक हैं सिवाय Cl नेगेटिव के। इसका उत्तर थर्ड Cl नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान, देखेंगे इधर देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन यूवी रीजन ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ यूवी लाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन यूवी रीजन, यूवी रीजन के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होंगी ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 6। समझ में आ गई, n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 1 तो स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी स्टेट ग्राउंड स्टेट। उसके बाद n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये बात भी शायद रह गई थी बतानी, ये होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये होता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये होता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का n क्या होगा, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का n होगा 6। ठीक है, उसके बाद 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से कहां आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का n क्या होगा, n इज इक्वल टू 2, मतलब n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 2 में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रही है। और ये बताना है इस स्पेक्ट्रल लाइंस में यूवी रीजन में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी। अब आप बताइए, अगर यूवी रीजन कहां से स्टार्ट होता है, N1 N2 N3 N4, पहला क्या होता है यूवी विजिबल, आगे सारी IR, ये होता है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 में अगर स्पेक्ट्रल लाइन n इज इक्वल टू 2 में आ रही है तो यूवी में क्या कोई लाइन आ रही है, क्या लग रहा है आपको, यूवी में कोई लाइन आ रही है। जब n इज इक्वल टू 2 तक आ रही है, n6 से n2 तक स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है, ट्रांजिशन हो रहा है, तो क्या यूवी में कोई भी लाइन आई, नहीं आई। क्यों, यूवी n इज इक्वल टू 1 होता है और लाइन कहाँ जा रही है, n इज इक्वल टू 2 में। तो यूवी में कितनी लाइन आई, 0। यूवी में कितनी लाइन आई, 0 0। ठीक है, यूवी में 0 लाइन आई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 0, कोई भी लाइन नहीं आएगी। n इज फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब ट्रांजिशन होगा फिफ्थ से फर्स्ट, ये देख लेना यहाँ एक्साइटेड स्टेट है, ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब ट्रांजिशन होगा तो 0 स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। यहाँ कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, फिफ्थ और फर्स्ट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट को n इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं और यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन काउंट करने लग जाते हैं कितनी आई। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट एमिशन लाइन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम में फर्स्ट एमिशन लाइन, फर्स्ट एमिशन लाइन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इन बामर सीरीज, बामर सीरीज के अंदर पहली स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ क्या होगी। ओके, ये बात है, ठीक है जी। अपीयर्स एट, मतलब वेवलेंथ पूछिए लैम्डा, लैम्डा बताओ। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के अंदर फर्स्ट एमिशन लाइन, पहली एमिशन लाइन बामर सीरीज में कौन से पे अपीयर होगी, किस वेवलेंथ पे फर्स्ट एमिशन लाइन बामर में अपीयर होगी हाइड्रोजन। बामर के लिए n इज इक्वल टू 2। ठीक है, बामर के लिए n इज इक्वल टू 2। बामर में पहली लाइन कहाँ से आएगी, n इज इक्वल टू 3, 3 में से पहली लाइन तो यहीं से आएगी, उसके बाद आएंगी बाकी लाइन। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हो रहा है। अगर बामर में पहली लाइन कहाँ से आ रही है, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में आ रही है बामर के लिए। ठीक है, तो वेव नंबर अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर 1 हो गया, 1 बाई n1 क्या हो गया जिसमें आ रही है 2, n2 क्या हो गया 3, कितना हो गया 1 बाई 2 का स्क्वायर 4, 1 बाई 3 का स्क्वायर 9। व्हाट विल बी द आंसर, R 36 5। वेव नंबर
5r/36 पर सेंटीमीटर। यही पूछा था, यही हमने बता दिया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेव नंबर इज इक्वल टू 5r/36 पर सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल फर्जी सवाल था। आगे देखते हैं अगला सवाल। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा अगला सवाल। The wavelength of radiation emitted when in helium electron falls from infinity to stationary state would be। क्या कहता है अगला सवाल? अगला सवाल ये कहता है wavelength of radiation emitted when in helium positive electron falls from infinity to stationary state। infinity से आया और कहां आया? स्टेशनरी स्टेट में आया। फॉर स्टेशनरी स्टेट n इज इक्वल टू 1। स्टेशनरी स्टेट कौन सा होता है? n इज इक्वल टू 1 ही होता है स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, स्टेशनरी स्टेट n इज इक्वल टू 1। तो इन्फिनिटी से कहां आया? इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 1 में क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। किसका? हीलियम पॉजिटिव का। ठीक है जी, बात समझ में आई यहाँ तक? हीलियम का। आगे क्या देखेंगे? हीलियम पॉजिटिव का। ठीक है, स्टेशनरी इन्फिनिटी से कहाँ आया? स्टेशनरी स्टेट में। तो अब इसका क्या? वेव नंबर r/z² कहाँ पे आया? n1 क्या हो गया? 1, n2 क्या हो गया? इन्फिनिटी। n1² 1 माइनस 1/इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? आ ही रही होगी, मुझे लग रहा आ रही है। ठीक है, तो वेव नंबर क्या हो गया? r की वैल्यू 1.097 10⁻⁷। z हीलियम के लिए 2, 2 का स्क्वायर 4, 1/1 माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0, 1 माइनस 0 1। क्या आंसर आ गया? 1.097 10⁻⁷ इंटू 4 वेव नंबर। लैम्बडा क्या हो गया? 1 बाई वेव नंबर 1/1.097 10⁻⁷ इंटू 4। ये हो गया लैम्बडा की वैल्यू। किस में आई ये वैल्यू? मीटर के अंदर, क्योंकि हमने r मीटर में लिया था, इसलिए ये वैल्यू मीटर में आ गई। क्या वैल्यू आएगी? ठीक है, 1/1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू 4, 1/4 0.25, कुछ 2.2 10⁻⁷ ऊपर का 10⁻⁻8 मीटर आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आएगा फर्स्ट। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2.2 10⁻⁻8 मीटर, ये हो जाएगी वेवलेंथ लैम्बडा की वैल्यू फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट। ज़्यादातर लोगों को तो ये नहीं होता स्टेशनरी स्टेट क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे इधर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम। क्या फर्जी सवाल है ये, क्या बनाने वाले ने भी क्या सवाल दिया, वाह जी वाह, क्या बात है। E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? E2 माइनस E1, E4 माइनस E3, E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, E3 माइनस E2, E2 माइनस E1। और चौथा ऑप्शन क्या? E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, E2 माइनस E1। बताइए, आप बताइए। E2 E1 1 2 3 और 4 यहाँ क्या है? वैल्यू है n की। ठीक है,
अब आप बताइए एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स इन एन हाइड्रोजन एटम के लिए यहां पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम विल बी। अब आप देखिए, ये देखिए, कहीं भी देखिए, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, E की वैल्यू क्या होती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती नहीं जाती, बताइए। डिफरेंस इन एनर्जी, E की वैल्यू तो बढ़ती जाती है, सॉरी, E की वैल्यू बढ़ती जाती है, एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू घटती जाती है। E की वैल्यू n बढ़ता जाएगा, E की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बट यहाँ पहले दो में ज़्यादा डिफरेंस एनर्जी का, अगले दो में थोड़ा कम, उससे अगले में बिल्कुल ही कम। एनर्जी डिफरेंस जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, n1 और n2 के बीच में ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में थोड़ा कम है, उससे 3 और 4 के बीच में थोड़ा और कम है। ऐसे जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सब्सिक्वेंट शेल्स गेट्स ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होगा, बट एनर्जी, उनके लेवल्स की एनर्जी बढ़ती रहेगी। ठीक है, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन है, इस हिसाब से देखें तो सबसे पास कौन सा है, सबसे कम n किसका है, 1 और 2 का, तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किस में होगा, E1 और E2 में, उसके बाद किस में होगा, E3 और E2 में, और उसके बाद किस में होगा, E3 और E4 के अंदर। क्या ऑप्शन आ गया, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों, सबसे ज्यादा E2 और E1, फिर E3 और E2, फिर E4 और E3, मतलब सबसे पास n के, उसके न्यूक्लियस के सबसे पास, मतलब n की वैल्यू सबसे कम, तो एनर्जी डिफरेंस दो सब्सिक्वेंट में सबसे ज्यादा E2 E1 में, फिर E3 E2 में, फिर E4 और E3 में। ऐसे देख, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। पहले तो कम होता है एनर्जी, पहले तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, फिर एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। बहुत ही सिंपल सवाल था। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। Which of the following electronic transition in an hydrogen atom will require the largest amount of energy? क्या यार तुम इतने फर्जी सवाल देते हो, बनाने वाले भी मतलब सब पढ़ा रखा है मैंने ये। Which of the following electronic transition in an hydrogen atom will require the largest amount of energy? सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगेगी, N1 से N2 में जाने में लगेगी, N2 से N3 में जाने में लगेगी, N1 से इन्फिनिटी में जाने में लगेगी, या N3 से N5 में लगेगी। बताइए, सबसे ज़्यादा एनर्जी तब लगेगी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को उसके स्टेट से उठा करके इन्फिनिटी, बहुत दूर, मतलब अगर किसी चीज़ को बहुत दूर पहुंचाना तो उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी या नहीं लगेगी, आप ये बताइए। लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। कोई चीज़ है उसको बहुत दूर फेंकना है, इन्फिनिटी, बहुत दूर जो दिखता ही नहीं, इन्फिनिटी मतलब जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है उसको इन्फिनिटी कहते हैं। हमारी पहुँच से बाहर अगर इलेक्ट्रॉन को हमें पहुँचाना है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। 1 से लेकर इन्फिनिटी, स्टेशनरी स्टेट है, वहाँ से उसको इतना एक्साइट कर दो कि वो इन्फिनिटी पे पहुँच जाए, मतलब बहुत दूर, हमारी पहुँच से दूर, जहाँ हम उसे देख ना सकें। अगर इतनी दूर पहुँचाना है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी। ठीक है, एक तो N1 N2 N3, N1 से N2 में पहुंचाना है मतलब अगले एनर्जी स्टेट में, 2 से 3 मतलब सेकंड से लेकर थर्ड में पहुंचाना, 3 से 5, 3 से 5, एनर्जी गैप बहुत ही कम है, 1 और 2 का एनर्जी गैप, बस उसको ये एनर्जी गैप पार करना है N1 और N2 में। ठीक है, 2 और 3 में उसको ये एनर्जी गैप पार करना है, इतनी एनर्जी देनी है हमें। 3 और 5 के अंदर हमें इतनी एनर्जी देनी है इस ट्रांजिशन के लिए, बट 1 से लेके और इन्फिनिटी तक हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, इन्फिनिटी बहुत दूर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी N1 से इन्फिनिटी। सीधी सी बात है, लगाओ जवाब थर्ड नंबर और आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी, फर्जी सवाल था, कोई खास इसमें दम था नहीं। ठीक है, आगे देखते, एक और फर्जी सवाल है, चलो जी कोई बात नहीं, कर लेंगे। 9th क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल। 4s ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्या होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था, याद करो। ऑर्बिटल एंगुलर
मोमेंटम व्हाट विल बी रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ये होता है। यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रूट 0 0 प्लस 1 0 प्लस 1 0 0 एच अपॉन 2 पाई क्या होगा 0। क्या होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा 0, क्या होगा 0। ठीक है जी, सीधा सा टिक मारें और आगे बढ़ें। एल की वैल्यू पता होनी चाहिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम चुटकियों में ऐसे निकल जाता है ऐसे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये पिछला। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आए हुए हैं पहले पिछले पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, या आने की संभावना रखते हैं। वैसे नहीं बता रहा मैं, बहुत रिसर्च करके लाया हूं इनको। कहीं सोच रहे हो वैसे करा रहे हैं सर, ऐसे नहीं करा रहे। आगे देखते हैं। रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर। रेडियल नोड्स बताओ 3s और 3p में क्या बताओ, रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स या एंगुलर नोड्स फॉर्मूला क्या था, n माइनस एल माइनस 1। ठीक है, 3s के लिए देखो n माइनस एल माइनस 1 3 माइनस एल क्या है 0 माइनस 1 कितनी होंगी 2 रेडियल नोड्स। 3p के लिए देखो n माइनस एल माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 1 एक रेडियल नोड। ठीक है, तो 3s के लिए कितनी होंगी 2 और 3p के लिए कितनी होंगी 1। आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 2 और 1 सेकंड ऑप्शन। सीधा सा टिक मारें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। In any subshell, the maximum number of electron having the same value of spin quantum number is। किसी भी सबशेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। अब इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक है, ऐसे अरेंज होते हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधे अरेंज होते हैं ऐसे और आधे अरेंज होते हैं ऐसे। समझ रहे हो, आधे इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे अपवर्ड में और आधे की स्पिन होगी डाउनवर्ड। ठीक है, आधों की ये होगी आधों की होगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एक सबशेल के अंदर 12 प्लस 1 इंटू 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 12 प्लस 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इंटू 12 प्लस 1 इन एनी सबशेल। इन एनी सबशेल, किसी भी सबशेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इंटू 12 प्लस 1। तो इस 2 इंटू 12 प्लस 1 के आधे रेंज होंगे अपवर्ड डायरेक्शन में और आधे होंगे डाउनवर्ड में। तो बाय 2 ये क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन क्वांटम नंबर, सेम स्पिन क्वांटम नंबर। समझ रहे हो बात, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने, आधे रेंज होंगे अपवर्ड में आधे होंगे डाउनवर्ड में, मतलब आधों का स्पिन क्वांटम नंबर वो होगा प्लस हाफ, आधों का कितना होगा माइनस हाफ। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, 12 प्लस 1। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 12 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे देखते हैं। द टाइम टेकन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इधर। अभी तक तो सारे लगभग फर्जी सवाल ही थे, अभी देखते हैं बढ़िया सवाल आ गया। टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन द nth बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। हाइड्रोजन एटम के अंदर nth ऑर्बिट में
इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बोहर के हिसाब से, nth ऑर्बिट बोहर, nth बोहर ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर। उस पूरे इलेक्ट्रॉन को घूमने में जो टाइम लगेगा वो क्या है? टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इन nth बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा? अब आपको पता है टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, सही बात है, डिस्टेंस। अब क्या डिस्टेंस क्या है? बोहर ऑर्बिट है, ये है बोहर ऑर्बिट, इस बोहर ऑर्बिट की रेडियस है कुछ r, बोहर रेडियस इस r, तो इस बोहर ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? 2πr। तो अगर एक कंप्लीट राउंड लगाना है इलेक्ट्रॉन को, बोहर nth बोहर ऑर्बिट का कंप्लीट राउंड लगाना है, तो उसको इस 2πr डिस्टेंस के थ्रू जाना होगा। तो डिस्टेंस क्या हो गया? 2πr, ठीक है। r क्या है? रेडियस डिफाइंड बाय बोहर। और स्पीड क्या होगी? स्पीड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, या कह लो z/n। z/n, ठीक है। और जो रेडियस होती है वो क्या होती है? वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? 0.529 n स्क्वायर बाय z। ठीक बात है, गलत है? n स्क्वायर बाय z ये होती है रेडियस। अब देखो यहां आएगी स्पीड v, 2πr की जगह क्या रख देंगे? 0.529 n स्क्वायर बाय z अपॉन v किसके प्रोपोर्शनल है? z इंटू टाइम टेकन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? z अपॉन n। बात समझ में आ रही है? सीधे से फॉर्मूले हैं, ठीक है। z अपॉन n, प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है तो इनको भूल जाओ। ऑप्शंस में सिर्फ n है, z पूछा ही नहीं है, तो सिर्फ हमें n देखना है। तो क्या हो गया? टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन 1/n, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n ऊपर n क्यूब, ये हो जाएगा। जो टाइम टेकन है इन रिवॉल्विंग ऑन nth बोहर ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है जी। आगे देखते हैं। सिंपल सा, मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0। अगर किसी के इन क्वांटम नंबर्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1p 3p और ml इज इक्वल टू 0। कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं इस क्वांटम नंबर के लिए? 3p के लिए कितना हो गया? 0 -1 + 1 ml 0। तो कितने ऑर्बिटल? एक ही ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल कैन बी आइडेंटिफाइड। ये क्वांटम नंबर्स एक ऑर्बिटल को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ml 0 है तो एक ही ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। एक ऑर्बिटल ये वाला p है, ये px py pz, 3p के लिए ml 0, ये 1 ऑर्बिटल, ओनली 1 ऑर्बिटल। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। Calculate the energy in joule corresponding to light of wavelength 45 नैनोमीटर। 45 नैनोमीटर क्या दे रखी है? लाइट की वेवलेंथ दी हुई है। लाइट ऑफ 45 नैनोमीटर की क्या बतानी है? एनर्जी इन जूल। तो एनर्जी होती है hc/λ। h की वैल्यू 6.6 10 की पावर -34, c की वैल्यू 3 10 की पावर 8, लैम्डा 45 10 की पावर -9। यहाँ से क्या आ जाएगी? आपकी एनर्जी आ जाएगी। या आप लोग कैलकुलेट करोगे, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, ठीक है।
इसको कैलकुलेट करें और आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। जितने भी कैलकुलेशन वाले हैं उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ोगे, मैं बता दूंगा ठीक थे या नहीं। ठीक है, अगला सवाल, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम एटम इज। रुबीडियम एटम के लिए Z होती है 37। ठीक है, फॉर Z37 ये है रुबीडियम, ये होता है एल्कली मेटल। तो इन्होंने पूछा है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर का करेक्ट सेट बताओ जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जस्टिफाई करे। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होगा? 4s 5s में होगा। रुबीडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5s के अंदर होगा या नहीं होगा? ठीक है, एल्कली मेटल है, ठीक है, 5s के अंदर होगा। तो इस 5s इलेक्ट्रॉन के लिए क्या 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर होंगे? n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू 0 और ms इज इक्वल टू +12। ये होंगे 4 क्वांटम नंबर जो कि जस्टिफाई करेंगे 5s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए ये 4 क्वांटम नंबर होंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, 5 0 0 +12। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल विद L इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? किसी भी सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिए जाते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, क्या फॉर्मूला अभी बताया था? 2 × 12 + 1। L की वैल्यू क्या है? 3, 2 × 3 2 6 + 1 7 14। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, L इज इक्वल टू 3 सब शेल के अंदर, 4 n की वैल्यू 4, L की वैल्यू 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? 14। ठीक है, फॉर्मूला था ये वाला। ठीक है, आंसर 3rd विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं, total number of atomic orbitals in the 4th energy level of an atom। total number of atomic orbitals बताओ, total atomic orbitals बताओ किसके अंदर? 4th energy level। 4th energy level मतलब n इज इक्वल टू 4 के अंदर total atomic orbitals कितने होंगे? क्या फॉर्मूला होता है? total number of atomic orbitals n² इन अ शेल। एक शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे? n²। ठीक है, n² होंगे टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो n की वैल्यू क्या है? 4, तो n² की वैल्यू कितनी होगी? 16। ठीक है, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे 4th शेल में? 16 और क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, n² 16, तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल n² 16। अगर इसको मैं वैसे बताऊं आप लोगों को, n इज इक्वल टू 4, L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 3। L0 के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे? 1। L1 के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। N2 के लिए कितने होंगे? 5 और 3 के लिए कितने होंगे? 7। 12 + 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो टोटल कितने हो गए? 1 + 3 + 5 + 7 कितने हो गए? 16 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, वही n² से भी वही वैल्यू आती है। ठीक है, ये 16 ऑर्बिटल्स समझ गए ना? n के लिए L की वैल्यू ये होगी, इन सब के लिए इतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल ऑर्बिटल 16 ही
आते हैं। आगे देखते हैं। अगला सवाल ये देखते हैं, एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। रिलेशन बिटवीन देम दैट इज λ1 एंड λ2, λ1 और λ2 क्या होंगी बताइए, आप बताइए। λ1 और λ2 क्या हो? एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम एनर्जी होगी। ठीक है, तो एनर्जी का रिलेशन क्या है? E1 E2 इज इक्वल टू 2E1, ये एनर्जी का रिलेशन है। यहाँ पे जो E2 है वो डबल है E1 का, सिंपल सी बात है, दिख रहा है। तो लैम्डा का रिलेशन क्या होगा? उल्टा, λ1 इज इक्वल टू 2λ2। अगर एक की एनर्जी दूसरे की डबल है तो दूसरे की वेवलेंथ पहले वाले की डबल होगी। ठीक है, तो λ1 इज इक्वल टू 2λ2। अगर E1 इफ E2 इज इक्वल टू 2E1 देयरफॉर λ1 2λ2, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ वैल्यू पुट करो E2 2E1, ठीक है, 1/λ2 1/λ1 इधर चला जाएगा, λ1 इज इक्वल टू 2λ2। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। क्या कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल क्या है? अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक प्रोटॉन? बताइए। n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 4। अब बताइए इनमें से कौन सी ट्रांजिशन सबसे लीस्ट एनर्जेटिक प्रोटॉन देती है? लीस्ट एनर्जेटिक प्रोटॉन सभी ट्रांजिशन लगभग ये एक ही शेल से दूसरे में 2 का अंतर ये। अब आप बताइए जितना दूर जाते रहोगे आप, मतलब जितना आप यहाँ से दूर जाते रहोगे n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, उतना एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा। मान रहे हैं ये बात? तो n इज इक्वल टू 6 में एनर्जी सबसे ज़्यादा है, बट n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 5 में एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है। n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 1 में एनर्जी डिफरेंस काफ़ी है, 5 6, ये देखिए इतना एनर्जी डिफरेंस है। n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 6 में इतना है। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 4 में इतना एनर्जी डिफरेंस है। n इज इक्वल टू 5 n इज इक्वल टू 3 इतना डिफरेंस है, और n इज इक्वल टू 6 n इज इक्वल टू 5 में इतना एनर्जी डिफरेंस है। जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं हम, n की वैल्यू बढ़ती जाती है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द शेल्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस किस में है? n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 5 में। तो जब n इज इक्वल टू 6 n इज इक्वल टू 5 में आएगा, जो फोटोन एमिट होगा उस फोटोन की एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस सबसे कम इन सारों के अंदर किसकी है? n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 5 की है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम? इन ऑप्शंस के अंदर से कौन से अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए परमिसिबल नहीं होगा? देखें, पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन के लिए n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू प्लस हाफ। सेकेंड ऑप्शन n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -3, l s इज इक्वल टू माइनस हाफ। थर्ड ऑप्शन है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2, s माइनस हाफ, और n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s प्लस हाफ। अब आप बताइए इनमें से क्या परमिसिबल अरेंजमेंट नहीं होगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए एटम के अंदर? क्या नहीं होगा? पहला देखेंगे n5, l की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 1 2 3 4, l3 परमिसिबल,
3 के लिए m0 परमिसिबल, s हाफ परमिसिबल। दूसरे में देखेंगे n इज इक्वल टू 3, n इज 3 के लिए 0 1 2 l की वैल्यू, l इज इक्वल टू 2 परमिसिबल। m माइनस 3, यहाँ गड़बड़ हो गई भाई, m इज इक्वल टू -3। l के लिए L2 के लिए m की वैल्यू कितनी हो सकती है, -2 -1 0 +1 एंड +2। -3 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, -3 नहीं हो सकती, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परमिसिबल, ये अरेंजमेंट किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए परमिसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ये दोनों भी ठीक ही होंगे, आगे देखने की जरूरत नहीं, सेकंड ही गलत है। ठीक है जी, आगे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय, बताइए एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है वो कौन गवर्न करता है, n, l, m और ms। बताइए, ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये एजीमुथल है, ये मैग्नेटिक है और ये स्पिन है। बताइए किसी भी ऑर्बिटल का, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है उसको कौन गवर्न करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या गवर्न करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गवर्न करता है एनर्जी। एजीमुथल क्या करता है, एनर्जी प्लस एंगुलर मोमेंटम। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो गवर्न करता है ओरिएंटेशन। स्पिन क्या करता है, स्पिन करता है वेदर द कंपाउंड विल बी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, ये बताता है स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, वेरी सिंपल। ठीक है, नोट कर लो इनको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप अपना सेशन आज समाप्त होता है। ठीक है, सारे आपको मैंने PYQ, MPQ, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के लगभग करवा दिए। कुछ रह गया हो या एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसी के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर समाप्त होता है। ठीक है, आगे मिलेंगे नए चैप्टर में, नई सीरीज के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।